हेलो एवरीवन, यस वी आर लाइव। और दोस्तों, क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? जल्दी से बता दो। तो एलटी फिजिक्स की क्लास और आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कमेंट करके बता दें कि क्या मेरी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग अंकुर। आवाज क्लियर है मेरी? जल्दी से बता दें एंड देन शुरू कर रहे हैं क्लास को। चलिए दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं, विच इज क्लास नंबर 8। और आज बेसिकली हम और थोड़ी सी कहानी जानेंगे एंड देन हम बात करेंगे ग्रेविटी की, यानी कि केपलर्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पढ़ना आपने है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम प्रिसाइज्ड पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। और आपको भी पता है, देखो एलटी का सिलेबस बहुत बहुत सारा दे रखा है। अब 50 नंबर में मैथ्स भी आएगी, 50 में फिजिक्स भी आएगी, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, हमें और सब्जेक्ट्स में भी ध्यान देना। देखो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी इज बेस्ट। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें प्रिसाइज्ड चीजें पढ़नी है। प्रिसाइज चीजें मतलब जो मैं आपको करा रहा हूँ बस उतना पढ़ लो आप, बाकी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अपना काम हो जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, टेंशन इसकी लेनी नहीं है। लेकिन ये नहीं करना कि हमने ज्यादा से ज्यादा कुछ भी अंटसंट पढ़ रहे हैं। रीजन क्या होगा, अगर हम अंटसंट पढ़ेंगे, क्लास नोट्स फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर पता क्या होगा, फिर बाद में ना हाइपर हो जाता है आदमी और बहुत सारी चीजें समझ नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अपन को पढ़ना है प्रिसाइज्ड। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है यारो, है ना। और मैं नहीं चाहता कोई भी इतना पढ़ना चाहता है या इतना पढ़ता है कि कुछ भी पढ़ ले। ठीक है, हमें सिर्फ एक एग्जाम निकालना है और उसी के लिए पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने सेंट्रल फोर्स की बात की थी, सेंट्रल फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज उसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और कहूंगा, एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है हमेशा कंजर्व्ड होता है, इज कंजर्व्ड इन सेंट्रल फोर्स। आपके पास माइट भी ऑप्शन आ जाए कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्या वो कंजर्व्ड होता है सेंट्रल फोर्स में। तो जी हाँ, एकदम आप अगर बात करेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है सेंट्रल फोर्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया। ठीक है, हमारा 3D कोऑर्डिनेट है, हमने एक पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल को कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर ये कोई m मास है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वेट 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 वेट, आप दिख रही है? आई होप अब दिख रही होगी। बिल्कुल, अब दिख रही है ना, राइट? क्लियर है अब दिख रही है अंकुर? ओके, सो देखो यहां पर जरा ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा सेंट्रल फोर्स में। जैसे कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x, y और z, और यहां पर एक मास है m। ठीक है, और दोस्तों यहां से मानते हैं ओरिजिन से ये r वेक्टर, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर है, यहां पे ये दूरी पे है। अब आपको पता है अगर r वेक्टर इधर है तो डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर विल बी वेयर, इधर r वेक्टर की डायरेक्शन होगी, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, और ये ना घूम रहा है, ये मास क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूम रहा है यानी कि मतलब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब रोटेट करेगा तभी देखो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आएगा। कोई चीज जब घूमेगी, अगर सीधी रेखा पे चल रही है, अगर सीधी लाइन में चल रही है तो लीनियर मोमेंटम आता है, और अगर घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब दोस्तों आपको एक छोटी सी बात मुझे बताओ, जब कोई बॉडी घूमती है तो जब घूमने के लिए जो फोर्स होता है ना उसको हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। तो ध्यान से सुनना, सेंट्रल फोर्स मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, माना ये कोई बॉडी है जो किसी सेंट्रल फोर्स के कारण घूम रही है, और सेंट्रल फोर्स आप लोगों को पता है इट इज एफ आर आर कैप। मैंने बताया था सेंट्रल फोर्स को दर्शाने का ये तरीका होता है लास्ट की क्लास में। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंट्रल फोर्स है जहां पर आर का मतलब है यूनिट वेक्टर। आर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। अब देखो दोस्तों, जब कोई बॉडी घूमती है ना, जैसे हमारा दरवाजा घूमता है या हम किसी बॉडी को पकड़ के घुमा रहे हैं किसी एक पॉइंट से फिक्स कर कर, तो यहां पर रोटेटिंग फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं टॉर्क।
तो जो टॉर्क लग रहा होगा, जिसको हम बल आघूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, किसी एक कण पर जो टॉर्क लग रहा है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आपको ध्यान देना है, जो टॉर्क होता है दोस्तों वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, बलागुण ऐसी देखा जाता है। अब अगर मैं यहां पर दोस्तों आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू रख दूं, बस मैं एक चीज बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करा रहूंगा, ठीक है, बस आप समझ लो कि किस तरीके से कंजर्व होता है, ठीक है। डेरिवेशन इज द पार्ट ऑफ एंटायर कोर्स। कोर्स बोले तो जब हम कॉलेज के पेपर देने होते हैं उसमें डेरिवेशन आती है। तो आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखो जरा जरा ध्यान से सुनो। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर आर एक वेक्टर है तो आर वेक्टर क्या हमारे पास अगर निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है। अगर आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला चेक करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकालते थे। तो अगर मैं वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगी यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आर का मॉड और उसके साथ उसको डायरेक्शन दे दो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वो वेक्टर बन जाता है। तो हम इस आर वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर जो फिजिक्स में होता है वो सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू आर वेक्टर। और हमारे पास दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में है सेंट्रल फोर्स, तो एफ आर आर कैप, ये सेंट्रल फोर्स है। देखो सेंट्रल फोर्स को डिनोट करने का तरीका आप देखेंगे कि टॉर्क बराबर आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, इस मैग्नीट्यूड को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इस फोर्स को भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, एफ आर यानी कि आर के टर्म में। आप देखोगे तो यहां पे मिलेगा आपको आर वेक्टर आर कैप क्रॉस आर कैप। अब आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कहां है, बाहर की तरफ। और आर क्रॉस आर निकालेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको पता है जब क्रॉस हटता है तो साइन थीटा। और जब ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये तो 1। अब बात आती है दोस्तों इनके बीच के एंगल की, जब ये भी इधर ही चल रहा है और दूसरा वाला आर भी उसी डायरेक्शन में होगा तो इन दोनों के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, पैरेलल है। और सबको पता है साइन 0 क्या होता है, 0। तो हमारे पास आर क्रॉस आर क्या आ जाएगा, 0। वेक्टर प्रोडक्ट्स में हमने पढ़ा भी है आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है और के क्रॉस के 0 होता है। सो सारी कहानी यहां पर होती है समाप्त, क्योंकि यह है 0 और टॉर्क आ जाएगा हमारे पास 0। टॉर्क अगर 0 आ गया यानी कि जो टॉर्क है वो 0 होता है। यहां पर जब हम सेंट्रल फोर्स में किसी मास को रखेंगे तो वो बेसिकली क्या है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, उस पर टॉर्क 0 लगेगा। और जो टॉर्क होता है उसी को, टॉर्क को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर ये कब आया, ये कब पढ़ा था दोस्तों, न्यूटन का सेकंड लॉ याद करो। न्यूटन भाई ने कहा था जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। न्यूटन जी ने कहा था जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जो बाहरी बल लगेगा, वो मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो लीनियर मोमेंटम, जब कोई बॉडी घूम रही है तो फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क। मोमेंटम का काम कौन करेगा, एंगुलर मोमेंटम, और टाइम के साथ टाइम। यानी कि फोर्स का काम करने लग जाएगा टॉर्क, मोमेंटम का काम करने लग जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और टाइम की जगह टाइम। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि टॉर्क तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जब फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है तो यहां पर हमारा हो जाएगा टॉर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये है तो दोस्तों जरा ध्यान देंगे, टॉर्क आएगा हम लोगों के पास
डी जे वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, जहां पे मैं लिख देता हूं डी टी, सॉरी, जहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, नोट पॉइंट ये कि जे जो है, जे हमारा एंगुलर मोमेंटम है। कोणीय संवेग हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो दोस्तों, टॉर्क तो 0 आ चुका था। जब टॉर्क 0 आ गया था तो मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम भी 0 आ गया, यानी कि भैया मोमेंटम का चेंज भी 0 के इक्वल आ गया। क्या ये कंजर्व्ड नहीं हो गया? यानी कि जे की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, जो पहले था वही फाइनल था, इसीलिए 0। तो हम कह सकते हैं हेंस जो मोमेंटम होता है, सॉरी, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, थोड़ा सा और सही, मैं चाहता तो इसको एक लाइन में बता देता, लेकिन थोड़ा सा इसका फील ले लो। तो जो एंगुलर मोमेंटम है किसी पार्टिकल का, जो क्या कर रहा है, किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर आता है, ठीक है, वो हमेशा 0 होता है। तो इसको बोलेंगे 0 या हमेशा कांस्टेंट होता है। उसका चेंज 0 होता है, यानी कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है एंगुलर। या इसको हम क्या कह सकते हैं, इन अ सेंट्रल फोर्स द एंगुलर momentum of a particle is conserved। तो एंगुलर मोमेंटम जो पार्टिकल का होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है सेंट्रल फोर्स पे। तो आपके पास अगर ऑप्शन आ जाए कि सेंट्रल फोर्स के बारे में कौन कौन से कथन सही है, तो अब मैंने सारे सारे सेंट्रल फोर्स की कहानी आपको लगा दी है। अब आपको ए टू जेड में सेंट्रल फोर्स के बारे में बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, तो ये थी सेंट्रल फोर्स की कहानी कि सेंट्रल फोर्स में क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हमने जानी अपनी लास्ट क्लासेस में और अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सेंट्रल फोर्स का एक पहला पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आपकी एक यूनिट खत्म हो चुकी है और दूसरी यूनिट अभी शुरू हो रही है, और तीसरी यूनिट का मैंने कुछ कुछ पार्ट आपको इसमें बता दिया है, सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। बिना सेंट्रल फोर्स के एक्चुअली ग्रेविटेशन होना इज नॉट गुड, और इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटेशन की शुरुआत कहां से करते हैं, तो ग्रेविटेशन की मैं सीधे सीधे भूमिका शुरू करूंगा हमारे जोहानस केपलर्स लॉज से। तो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कई बार क्या होता है कि प्लैनेटरी मोशन किसने दिया, और जोहानस केपलर, माइकल केपलर, ऐसे भी नाम दे देता है पागल बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन हल्का फुल्का कभी कभी यहां से भी दे देता है। आप भले में देखो आप इसकी तैयारी कर रहे हो एलटी की, लेकिन पढ़ते तो आप फिजिक्स रहे हो, और फिजिक्स का कोई एग्जाम कल के दिन आपका मन हुआ कि यार मुझे केवी में जॉब करनी है, या आपका मन हुआ मुझे कहीं और करनी है, तो हो सकता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन लोग याद रखेंगे जोहानस केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। ठीक है, कल के दिन आप पीजीटी की तैयारी करेंगे, तो पीजीटी में जब इंटरव्यू होता है, देखो पेपर तो भले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम का जो लेवल होता है वो हमारे पास एमएससी बीएससी का लेवल होता है, ठीक है, पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस इंटरव्यू में पूछ लेता है आपको 11th 12th का ही, ठीक है, इंटरव्यू में 11th 12th पूछेगा। देखो ऑनेस्टली बताता हूँ, इंटरव्यू में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना तो 11th 12th है, तो नाम पूछ लेते हैं, कई बार गुलाम की यूं पूछ लेगा स्पेलिंग बताओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, जहां पर एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा थोड़ा सा चंट है, जरा इसका मजाक उड़ाया जाए, तो इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। और आपने जहां गुलाम की स्पेलिंग गलत दे दी, वहां आपका आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे गिर जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो जोहानस केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की हम बात करेंगे, तो आपको पता है भैया 3 लॉ होते हैं केपलर के, ठीक है। तो सबसे पहले केपलर्स के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, जो हमने 12वीं 11वीं में भी पढ़ा था, फिर थोड़ा इसका लेवल ऊपर लेके जाएंगे और समझेंगे चीजों को। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ऑल द प्लैनेट revolve around the sun in a closed elliptical
orbit and the sun is at one focus of ellipse. बचपन में पढ़ा था सारे के सारे प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, यही बोला था। ठीक है, सन जो होता है वो किसी एक फोकस में होगा इलिप्स के, और जो प्लैनेट होंगे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे सन के, यानी कि इसके चारों तरफ घूम रहे होंगे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, तो दोस्तों इलिप्स की थोड़ी सी कहानी बताऊं तो इलिप्स कुछ इस तरीके से चपटा हुआ कुछ होता है। ठीक है, पढ़ा है बचपन में। ठीक है दोस्तों, इलिप्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तोड़ दिया मैंने इलिप्स को, ये आधा आधा ऊपर से काट लिया, आधा नीचे से, और ऐसे बांट दिया, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, इसको इसको ये जो ये लेटी हुई लाइन है, ये इस कोने से इस कोने तक, ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं दोस्तों मेजर एक्सिस। ठीक है, क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस। तो यहां से यहां तक चलती है हमारे पास ऐसे, ये होती है हमारे पास सेमी, अच्छा एक सेकेंड है, सेमी, पूरे को मेजर एक्सिस बोलते हैं, ऐसे समझो, पूरे को क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस, पूरे को मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इसका आधा टुकड़ा ये वाला आधा टुकड़ा ये वाला, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। मैं फिर से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एलिप्स को मैंने दो भागों में बांटा, जो इस कोने से लेके इस कोने तक है इसको कहेंगे मेजर एक्सिस। ठीक है, जो इस कोने से लेके इस कोने तक है इसको कहेंगे मेजर एक्सिस। ठीक, इस कोने से लेके इस कोने तक जो ये, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये नीचे बन गई, थोड़ी सी लाइन ऊपर करते हैं। इस कोने से लेके इस कोने तक जो है ये है मेजर एक्सिस। ठीक है, और यहां से लेके इस पॉइंट तक को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसको भी सेमी मेजर एक्सिस। तो दोस्तों मेजर एक्सिस जो होती है ना वो 2a की होती है। ठीक है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस 2 है, तो अंडरस्टूड है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा a। तो सेमी मेजर एक्सिस हो गई a दूरी की। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, इसको थोड़ा सा आगे मैं और ड्रॉ करता हूं, और इससे ऊपर, ठीक है, यहां से ये, यहां से यहां तक, ये पूरा होता है सेमी माइनर एक्सिस, या सॉरी माइनर एक्सिस, पूरा होगा माइनर एक्सिस, पूरा होगा माइनर एक्सिस, जिसकी लेंथ होगी 2b। ठीक है, और यहां से यहां तक b, और यहां से यहां तक भी b। फिर से देखो ध्यान से, ऊपर से बीच तक होगा b, एंड देन नीचे b, और इसको कहते हैं हम सेमी माइनर एक्सिस। ये एलिप्स की एक बेसिकली थोड़ा सा जाना हमने। अब एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एलिप्स के कितने फोकस होते हैं, दो। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, एलिप्स ये होता है, प्लैनेट जो होते हैं वो यहां घूमेंगे, इस पे दो फोकस होते हैं, अभी उन फोकस की भी बात करेंगे, कैसे घूमता है प्लैनेट वो भी समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली नोट एक याद रखना कि एक एलिप्स की इक्वेशन होती है, आपने मैथ्स में पढ़ी भी होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, और ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो ना तो ये कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ना ये सर्कल है, ना पैराबोला है, ये है एक इलिप्स। और एक और नोट बता देता हूं, आप लोगों ने ये भी ध्यान से देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है सर्कल की। तो कंफ्यूजन मत करना अपने आप में क्रिएट कि कौन सी सर्कल है कौन सी इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन ये, तो ये है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आओ कमिंग बैक, वापस आते हैं और बात समझते हैं क्या है। तो दोस्तों आपके पास ना एक रिलेशन आएगा इस ए और इस बी के बीच, इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा इस ए यानी कि सेमी मेजर एक्सिस और इस सेमी माइनर एक्सिस के बीच क्या संबंध है। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मैं ऐसे लिख दूं, अच्छा पूरा ही लिख देता हूं, चलो ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी
माइनर एक्सेस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किस किस के बीच रिलेशन की, ए के और बी के बीच के रिलेशन की। तो सर क्या रिलेशन होगा, तो नोट डालेंगे और सब लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये होता है रिलेशन। मैं अभी आपको बताता हूं कि एप्सिलॉन है क्या। ये होता है हमारे पास इसका कंप्लीट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सेस एंड सेमी माइनर एक्सेस। सो दोस्तों यहां पे एप्सिलॉन क्या बताता है, ये है इसेंट्रिसिटी। ये है इसेंट्रिसिटी, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। सर ये क्या होता है, तो ना ये कुछ नहीं बताता, सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं, ये बताता है कि इलिप्स कितना चिपटा हुआ है। चिपटा समझ रहे हो, दबा हुआ, पिचका हुआ है, ठीक है, चिपटा हुआ है। ठीक, इसकी वैल्यू जैसे 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 बढ़ती जाएगी वैसे 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 इलिप्स जो है वो चिपटा होता जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती गई ना, इसेंट्रिसिटी ऐसे था, इसेंट्रिसिटी फिर और चिपटा हो जाएगा, फिर और चिपटा हो जाएगा, ऐसे चिपटा जाएगा, धीरे धीरे चिपटता जाएगा आपस में, ये पतला होता जाएगा। इसको बोलते हैं बेसिकली इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी बताती है कि इलिप्स कितना चिपटा हुआ है, सिंपल। अभी इसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है, ध्यान से सुनते रहना। ये तो सारी, ये भी 11वीं की कहानी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। किसी किसी किताब में दोस्तों इसको ई भी लिखा जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कई कई बुक्स में या आपके पास ऐसे भी आ जाए बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर, तो घबराना नहीं कि पता नहीं क्या दे दिया, एप्सिलॉन होता था। हमारी बुक्स में तो एप्सिलॉन इसेंट्रिसिटी ही एप्सिलॉन से ही पढ़ा जाता है, बट सम ईयर किसी किसी किताबों में ई से भी बताया जाता है, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी है। अब दोस्तों रेंज पूछता है इलिप्स की। ठीक है, रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी, रेंज ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की रेंज पूछता है आपसे। ठीक है, कि इसकी रेंज क्या है, तो आपको याद रखनी है एप्सिलॉन हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये भी कहानी आपको याद रखनी है। किसके लिए, इलिप्स के लिए। तो अगर आपसे बोला व्हाट इज द रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर एन इलिप्स, तो ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1। अगर आपसे रेंज पूछ ले कभी कि इसका भैया रेंज बताओ, परास बताओ कि जो इसेंट्रिसिटी होती है ये कहां से कहां तक वेरी करती है इलिप्स के लिए, तो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, यानी कि ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 होती जाएगी। और जैसे 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 इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ये चपटता जाएगा। ठीक है, ये थी छोटी सी बात। तो एक नोट और सर, अगर इसेंट्रिसिटी हो गई 0, अगर इसेंट्रिसिटी हो गई 0 तो ससुरा बन जाएगा सर्कल। देखो एक की तरफ बढ़ रहा है तो चिपटता जा रहा है, चिपटता जा रहा है, चिपट जा रहा है, एक से कम होता गया, कम होता गया तो फैलता गया, फैलता गया, और जैसे ही 0 हो गया तो पूरा सर्कल बन गया। फील ले रहे हो उस बात का, जैसे जैसे इसकी वैल्यू एक की तरफ गई, यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3, तो पहले ऐसे था, फिर और चिपट गया, फिर और चिपटा हुआ, फिर और चिपटा हुआ, और जैसे जैसे 0 हो गया, ये लो ये पूरा ही सर्कल बन गया। यानी कि जब 3 से इधर की तरफ चल रहे हो तो ये चिपटना खुल रहा है, ये चिपट नहीं रहा है, खुल रहा है, फैल रहा है। और जैसे ही 0 हो गया तो ये पूरा ही फैल गया, और जैसे ही हो गया तो पिचकाना शुरू कर दो इसको, जैसी वैल्यू बढ़ानी तो इसको पिचकाना शुरू कर दो। तो इसेंट्रिसिटी बढ़ेगी तो आपका इलिप्स चिपटेगा, इसेंट्रिसिटी कम होगी तो आपका इलिप्स फैलेगा। ठीक, और वही वाली बात है कि यदि इसेंट्रिसिटी जो है वो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो तो ये इलिप्टिकल होता जाएगा, इलिप्टिकल। ठीक है, इसको नॉर्मली बोलूं तो चिपकता जाएगा, लोहे, सिंपल गांव की भाषा में बोलूं तो चिपकता जाएगा, उतना ज्यादा ये चिपकता जाएगा आपस में। ठीक है, चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब ये भी हमें पता है कि भैया इलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो इलिप्स के दो फोकस होते हैं, ये हमें बचपन में बताया था कि इन दोनों फोकस में कहीं पर सन होगा। मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं आपको ना उनको वैसे ही नोट कर लेना, मैं सीधे प्रिसाइज बता रहा हूं आपको, इसकी टेंशन नहीं लेनी कि सर क्या है कैसे है, चीजें समझ में भी आएंगी और चीजें जो है बेसिकली सीधे सीधे आपकी कॉपी में भी होंगी। ठीक है,
तो इलिप्स के दो फोकस होते हैं। आओ थोड़ा बात करें वापस इलिप्स की। तो माना ये एक इलिप्स है, ठीक, ये हो गई आपकी मेजर एक्सिस, ये हो गई आपकी माइनर एक्सिस। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा 2a है, तो ये यहां से यहां तक a है, ठीक है, ये यहां से यहां तक a है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ये पूरा का पूरा b था, तो ये यहां से यहां तक b और यहां से b। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों सन किसी एक फोकस में, तो या तो फोकस यहां मान लेता हूं, चलो सन को यहां मान लेता हूं, ये है सन, ये कहीं पे सूरज चाचा बैठे हैं, क्योंकि फोकस इधर या इधर कहीं होगा, ठीक है। तो माना मैंने, ध्यान से सुनना, ये पूरी दूरी तो a थी, इस सेंटर O से, इस इलिप्स के सेंटर से ये जो दूरी है वो AE है। E का मतलब मैंने आपको बताया था, E का मतलब इसेंट्रिसिटी है। तो कहीं मैं E लिखूं, कहीं एप्सिलॉन लिखूं, क्योंकि बात एक ही है, ठीक है, मैं एप्सिलॉन ही लिखता हूं, चलो, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। A एप्सिलॉन है, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, A एप्सिलॉन। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बोलूं तो दोस्तों यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0, क्योंकि y नहीं है, सिर्फ a है। यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0, क्योंकि पीछे की तरफ है, नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, प्लस एक्सिस की तरफ है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, माइनस वाई की तरफ है। ऊपर यहां पर आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b, और इस पॉइंट में आपके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-b। ये आपके कोऑर्डिनेट है। और ये जो दूरी है ये है AE। अब दोस्तों ये तो हमने फोकस देख लिया। अब ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने कहा यहां पर कोई प्लेनेट है, यहां पर कोई प्लेनेट है, कोई एक प्लेनेट है, पृथ्वी, देखो ब्लू कलर की मान लो पृथ्वी है, ये प्लेनेट है, P मतलब प्लेनेट। और जब ये प्लेनेट चक्कर काटेगा, टड़क 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 टर्र, और यहां पहुंच जाएगा, तो एक बार प्लेनेट यहां पे भी होगा, यानी कि एक कंडीशन P की मान लेते हैं, एक P डैश मान लेते हैं। P एंड P डैश आर द पोजीशन ऑफ ए प्लेनेट। तो आप जरा गौर से देखेंगे, जो P पॉइंट है वो सूरज के बहुत पास है, और जो P डैश पॉइंट है वो सूरज से, ये है ना सन, देखो ये बीच में चमक रहा है ना व्हाइट कलर का सन, इस सन से बहुत दूर है। तो आपसे पूछा जाता है कि जब पृथ्वी या कोई भी ग्रह, प्लैनेट सूरज के पास हो तो उसकी दूरी क्या होगी सूरज से। तो मान लिया मैंने वो दूरी है R, कितनी दूरी है R, R वो दूरी है, ठीक है, R वो दूरी है जो सूरज से लेके प्लैनेट तक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, सर जब प्लैनेट, नोट, जब प्लैनेट, व्हेन प्लैनेट इज वेरी, देखो फर्स्ट लॉ को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, बाकी सेकंड थर्ड में इतने रिलेशन है नहीं। वेरी क्लोज टू द सन, ठीक है, जब प्लैनेट बहुत पास है सन के, देखो पी वाली पोजीशन, यानी कि एट पी। तो दोस्तों जब, याद रखना, सन के बहुत पास होता है ना, सन है और प्लैनेट बहुत पास है, तो हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें सन को हीलियन नाम दिया गया है, हीलियम, क्योंकि हीलियम से बना है ना ये, हीलियन, सन को हीलियन नाम दिया है, ठीक है। जैसे अर्थ को नाम दिया है जियो, आपने सुना होगा, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, तो ये अर्थ को जियो बोलते हैं, सन को हीलियन बोलते हैं। अब क्योंकि बहुत पास है ये प्लेनेट, तो जब पास की कंडीशन होती है तो इसको कहते हैं पेरीहीलियन। पेरी, पी मतलब पास, पी मतलब पेरी, याद रखना। तो पेरीहीलियन जो होता है, ये पी साइलेंट है, पेरीहीलियन पर पढ़ना, पेरीहीलियन बोलते हैं इसे, पेरीहीलियन इसको कहते हैं। और क्योंकि अर्थ जो है वो भी भैया सन के पास है, तो इसको पेरीजी भी कहते हैं। भाई हमने दो नजरिए देखे ना, अगर हम सन से देखेंगे तो मेरे पास है, तो पेरीहीलियन सन के पास है। अर्थ से देखेंगे तो अर्थ सन के पास है, या सन अर्थ के पास है, तो पेरीजी भी इसी को कहते हैं। तो पेरीहीलियन या पेरीजी, जी क्यों, क्योंकि अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, पेरी मतलब पास, तो पेरीजी और पेरीहीलियन की कंडीशन में आपसे पूछेगा डिस्टेंस क्या है।
तो आपसे पूछेगा व्हेन प्लैनेट इज वेरी क्लोज टू द सन, यानी कि जब पेरिहीलियन की कंडीशन या पेरिजी की कंडीशन है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। इस सन और प्लैनेट के बीच क्या होगा? तो दोस्तों ये पूरा ए है, उसमें से ए ई घटा दो, आर बचेगा हाँ या ना, बस खत्म कहानी। तो आर बराबर आ जाएगा ए माइनस ए ई, यानी कि आर इज इक्वल टू ए कॉमन 1 माइनस इसेंट्रिसिटी। दिस इज द डिस्टेंस। आपको इसेंट्रिसिटी पता होगी तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो? वो डिस्टेंस निकाल सकते हो जब प्लैनेट और सन आपस में बहुत पास पास हैं। देखो आर निकल जाएगा, अरे यार ए ई प्लस आर बराबर ए, देखो ना ए ई प्लस ए एप्सिलॉन प्लस आर बराबर ए है, पूरा यही तो है सेमी मेजर एक्सिस। तो इसमें से क्या करोगे? ए माइनस टुकुर 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 ये वाला घटा दो, ए एप्सिलॉन तो आर बचेगा, सिंपल। क्लियर? सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पेरिजी। नाउ इसी तरीके से आपसे पूछेगा सर जब प्लैनेट दूर हो, तो नियरेस्ट डिस्टेंस है ये, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस। चलो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। व्हेन द प्लैनेट इज फारदेस्ट, सबसे दूर हो, यानी कि फारदेस्ट की कंडीशन को बोलेंगे एपहीलियन। पेरिहीलियन मतलब पास, पी पेरी मतलब पास, या फिर पेरिजी मतलब जब अर्थ के पास है या अर्थ सन के पास है, एक दूसरे के पास है यार दोनों, तो पेरी पेरी, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा अपॉजी। तो अपॉजी की कंडीशन में क्या होगा? अब क्या डिस्टेंस होगा? नाउ द डिस्टेंस। तो दोस्तों अब तो अंडरस्टूड है क्या डिस्टेंस होने वाला है, यानी कि कंडीशन बता रहा हूं मैं कि कहां पे है प्लैनेट, एट पी डैश है, पी डैश पे प्लैनेट है ना, दूर है ये वाली दूरी। तो ए तो है ही, और ए ई और जोड़ोगे भाई, सन और इसके बीच की दूरी कैसे निकालोगे? ए तो था सर, प्लस ए ई भी करना पड़ेगा। तो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, तो प्लैनेट और सन के बीच जो अब दूरी होगी वो होगी ए प्लस ए एप्सिलॉन, और आर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों ए कॉमन लेके 1 प्लस एप्सिलॉन, और ये है दूर, जब कहां है? फारदेस्ट है। तो ये हो गया फारदेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें थी जो जाननी थी। अब जरा बात करते हैं अगेन जरा फर्स्ट लॉ की, क्योंकि सर इतना तो हमें पढ़ा ही है। अब सुनो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है ये तो हमें पता ही है। फर्स्ट लॉ हमने ये कहा था 11वीं में कि भैया जो प्लैनेट होता है वो चारों तरफ घूमता है किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसका सन जो है किसी एक फोकस पे होगा इलिप्स के। उसके बाद हमने सारी इलिप्स की कहानी भी जान ली, इसेंट्रिसिटी क्या होती है। दोस्तों फर्स्ट लॉ एक्चुअल में क्या कहता है, ध्यान से सुनना। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कि इसेंट्रिसिटी उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ इज गिवन बाय। भाइयों एक्चुअल में ना फर्स्ट लॉ ये कहता है, जरा ध्यान से समझना, कि जो इसेंट्रिसिटी है, किसी ऑर्बिट पे कोई कोई चीज घूम रही है किसी अट्रैक्टिव फोर्स में, इनवर्स स्क्वायर लॉ, मैंने आपको कहा था जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो ये लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, जितने भी सेंट्रल फोर्स होंगे, तो स्क्वायर लॉ वो गिवन होते हैं, इसेंट्रिसिटी दी गई है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना, यानी कि फर्स्ट लॉ के तहत हमें इसेंट्रिसिटी जो दी गई है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की, वो इस तरीके से दी गई है, 1 इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर। मैं आपको एक एक चीज बताता हूं यहां पर क्या कौन सी चीज होती है। दोस्तों यहां पर
जे का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, किसका? उस पार्टिकल का, ठीक है। ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, कितनी ऊर्जा लगी। भाई जब कोई बॉडी घूम रही होगी तो ऊर्जा भी लग रही होगी ऑब्वियसली। सी का मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। एमसी स्क्वायर में खुश मत हो जाना कि ये तो एनर्जी है, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, ई से ई उड़ा दो, ना 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 ना। सी का मतलब कोई कांस्टेंट है, सी का मतलब कोई स्थिरांक है। जैसे इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है GMM, ठीक है। सी की वैल्यू जो होती है वो GMM के बराबर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट मत समझ लेना कि प्रकाश का वेग है, ना ना, ठीक है। एम का मतलब है मास ऑफ बॉडी अंडर विच द पार्टिकल मूव, यानी कि जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य का मास है, सन का मास है, ये एम, ठीक है। पार्टिकल मूव्स, फर्क समझना, जे उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, एम ये सन है, इसके चारों तरफ मैं घूम रहा हूं तो मेरा एंगुलर मोमेंटम जे है, लेकिन सन का मास है एम, ठीक है। एम का मतलब हो गया मास ऑफ अ बॉडी अंडर विच द पार्टिकल मूव्स, और जी का मतलब आप सब जानते ही हैं बहुत अच्छे से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये लिख रहा हूं मैं ध्यान से, पर इसका मतलब यही है, यहाँ पे जी का मतलब होता है यूनिवर्सल। आप बोलोगे सर उस फॉर्मूले में जी तो था ही नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूं कि जी का मतलब ये रखना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये छोटी सी कहानी है। तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऐसे दी जाती है। कैसे दी हमने इसेंट्रिसिटी, फिर से देखेंगे सर, 1 प्लस फिर लिखने का है 2, फिर ई, फिर जे स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर। दोस्तों यहां से ई निकालते हैं जरा, ई की वैल्यू, तो ये 1 माइनस होकर इधर जाएगा तो एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर। मैथ्स कहती है भाई ई को अकेला छोड़ दो, तो ई को अकेला छोड़ दिया, ये गया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एम सी स्क्वायर, नीचे आएगा 2 जे स्क्वायर, देखो ना एम सी स्क्वायर इधर गया, फिर ये 2 आएगा ट्रिक नीचे, जे भी इसके नीचे आएगा, और यहाँ पे आएगा एसेंट्रिसिटी स्क्वायर माइनस 1। मतलब मैंने ई की वैल्यू निकाली, ई मतलब बोले तो एनर्जी, तो एनर्जी हमारी ये है। देखो आपको ना चमकाने के लिए कई बार एनर्जी भी चिपका सकता है फॉर्मूले में कि एनर्जी का कौन सा सूत्र है, घुमाने में कितना टाइम लग रहा है। एक बार 2 जे स्क्वायर ऊपर कर देगा, एमसी स्क्वायर नीचे कर देगा, फॉर्मूला सेम रखेगा, एक बार पूरा सेम रखेगा, 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कर देगा। तो घुमाने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है। तो हम यहां से देखेंगे हमारे पास एनर्जी आ गई है ना। एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, एनर्जी हमारे पास आ गई एम सी स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, ये एप्सिलॉन फिर से लिख रहा हूं मैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर 1 इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर माइनस 1। आप सुनो, जो इसेंट्रिसिटी है द मैग्नीट्यूड ऑफ इसेंट्रिसिटी डिसाइड्स, यही बताता है द नेचर ऑफ ऑर्बिट, यही आपको ऑर्बिट का नेचर बताता है। मतलब क्या है सर इस बात का, इस बात का मतलब दोस्तों ये है कि मैं इस फॉर्मूले को यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से फिर से एम सी स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर ई एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसेंट्रिसिटी यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ ई, ई क्या है, टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, और सर नेचर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, नेचर ऑफ ऑर्बिट। दोस्तों इसको जरा गौर से करना, ठीक है, इसको जरा गौर से थोड़ा सा लर्न करते चलना। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी ले लूं, देखो एप्सिलॉन 1 से बड़ा है यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो एनर्जी क्या जाएगी भाई, ग्रेटर देन 0 जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये बनता है हाइपरबोला, ये है हाइपरबोला की कंडीशन, कि इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी हो तो एनर्जी 0 से बढ़ी जाएगी और हाइपरबोला बन जाएगा। अगर इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है तो देखो सब मर कट गए, एक 1 1 जा 1, 1 से 1 कट गया 0, कुछ मत करो, एप्सिलॉन की वैल्यू यहां चिपकाओ ना, तो 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर है, 1 माइनस 1 0,
समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, तो एनर्जी जीरो के बराबर आ गई। दोस्तों जब ऐसा होता है इसेंट्रिसिटी 1, तो ये बने पैराबोला। ठीक है, जब इसेंट्रिसिटी जाएगी स्मॉलर देन 1, तो स्मॉलर देन 1 जाएगी, यानी कि 0.1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, तो देखो नेगेटिव वैल्यू जाएगी, तो एनर्जी जाएगी स्मॉलर देन 0। ये कंडीशन है इलिप्स की, यहां पर इलिप्स बनेगा। और जब इसेंट्रिसिटी 0 के बराबर होगी, तो एनर्जी हो जाएगी हमारे पास -mc²। भाई नेगेटिव चली गई ना, नेगेटिव चली गई, क्योंकि 0 है तो 0 हटा दो, तो -mc²/2j²। और दोस्तों यहां पे कंडीशन बनती है सर्कल की, मैंने आपको बताई थी सेंट्रिसिटी इक्वल टू 0, सर्कल बन जाएगा। अब क्या नोट किया जाए सर? नोट ये किया जाए दोस्तों, क्योंकि हम तो ग्रेविटी का नियम पढ़ रहे हैं, तो नोट ये किया जाएगा कि जब इसेंट्रिसिटी 1 से स्मॉलर हो रही है, जब इसेंट्रिसिटी इज स्मॉलर देन 1, तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो रही है। सो इफ eccentricity is smaller than 1, then एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। और यदि इसेंट्रिसिटी 1 से कम है और एनर्जी 0 के बराबर है, तो भैया सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, इसेंट्रिसिटी ये जाएगी तो एनर्जी इसमें, एक सेकंड गाइस, नेगेटिव होगी। अब ठीक है, ठीक है, ये सही है, क्योंकि सेंट्रिसिटी जब नेगेटिव थी तो एनर्जी भी हमारी नेगेटिव पे जा रही थी। सेंट्रिसिटी जब 1 से छोटी थी, सॉरी, तो एनर्जी नेगेटिव थी। तो हम कहेंगे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो कैसी है? नेगेटिव है, वो नेगेटिव हो गई। और अगर टोटल एनर्जी जो सिस्टम की वो नेगेटिव है, किस किस के बीच? बिटवीन जो सूर्य वहां पे बैठे हैं और जो प्लेनेट वहां पर है, उन दोनों के बीच की ऊर्जा नेगेटिव हो गई। तो दोस्तों इसका मतलब, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है हमारा वो प्लेनेट बाउंड है सन के साथ। इस नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? कि जो प्लेनेट है वो बाउंड है। इट मींस द प्लेनेट इज बाउंड टू द अट्रैक्टिंग फोर्स, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है, तो यहां पर बाउंड है, या फोर्स बोलूं या सेंटर बोलूं, किसी एक सेंटर के साथ वो बाउंड है। और अगर सेंटर के साथ बाउंड है, इसीलिए जो प्लेनेट है वो सूरज चाचा को छोड़ के कहीं चला नहीं जाता, उसके चारों तरफ चक्कर काटता है, क्योंकि बाउंड है। क्योंकि प्लेनेट बाउंड है, इसलिए वो सन को स्केप करके कहीं दूर नहीं चले जाता, उसी के चारों तरफ घूमता है। किस ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और यही है केपलर्स का फर्स्ट लॉ, कि प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते हैं किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और जो इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होगा सन। तो हमने देख लिया एनर्जी नेगेटिव होती है, नेगेटिव होने के कारण प्लैनेट की मजबूरी हो गई कि भैया इस प्लैनेट के चारों तरफ तू घूम, सॉरी इस सन के चारों तरफ तू घूम। इस कारण, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है, वो प्लैनेट एस्केप नहीं कर पाता सन को, और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। यही तो केपलर का फर्स्ट लॉ है। So the planet is bound to attracting force, or as the planet is bound to the sun, ठीक है, it cannot escape from it, वो यहां से जा नहीं सकता। और जब जा नहीं सकता तो इट मूव्स अराउंड, वो घूमता रहेगा। वो बेचारा करेगा क्या? तुम्हें बांध दिया किसी ने, बोला मेरे से दूर नहीं जा सकता, तुम उसके चारों तरफ घूमोगे। समझदार हो, समझ गए होंगे सबके साथ, है ना? तुम उसके चारों तरफ घूमोगे अगर तुम्हें बांध दिया किसी ने। क्या कह रहे हो? तो अगर आप लोगों को किसी ने अपने से बांध लिया, आपका ऐसा अट्रैक्शन फोर्स हो गया, आप उससे प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए, तो आप उसके चारों तरफ घूमोगे, आप उससे बाउंड हो गए और आप उसको एस्केप करके नहीं जा सकते। तो ये वही चीज है कि भैया एनर्जी नेगेटिव हो गई, आपकी सारी एनर्जी नेगेटिव हो गई। सारी एनर्जी नेगेटिव होने के कारण आप अट्रैक्ट हो चुके हो, आप अट्रैक्ट हो चुके हो तो भाई उससे दूर जाके दिखाओ। तो सेम टू सेम सन ने भी क्या कर दिया, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घुमाते वक्त उस प्लेनेट की एनर्जी नेगेटिव कर दी थी। ठीक है, तो एज द प्लेनेट इज बाउंड टू द सन, इट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, इट मूव्स इन अ
क्लोज्ड ऑर्बिट, इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट। और यही ससरा केपलर का फर्स्ट लॉ है, एंड दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मैंने आपको सारा टच करा दिया, ठीक है, 11th से लेके ग्रेजुएशन तक का सारा टच करा दिया केपलर्स के फर्स्ट लॉ का। आई होप दिस इज क्लियर। ये बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी ये बात थी बट स्टिल, ठीक है। फटाफट से बात करते हैं, अब ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो जल्दी जल्दी बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ही मैंने कहा था थोड़ा लेंदी पड़ता है, ठीक। बात करते हैं केपलर जी के सेकंड लॉ की, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, और केपलर सेकंड नियम की बात करते हैं। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। केपलर्स सेकंड लॉ, अच्छा, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। मैं ऐसा मतलब वैसा ये खैर बहुत ही उस एग्जाम पे आ जाता है, बट करूं क्या, लेकिन ये भी बता देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, कक्षा का नियम। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। तो केपलर सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। अब उसने बोला भाई साहब प्लैनेट जो होते हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड में नहीं घूमते। तो फटाफट फटाफट मेन मेन चीजें लिखा देता हूं उसमें, कि प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। जो प्लेनेट है वो सूर्य के चारों तरफ किसी कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमते। ये मत सोचना कि बस एक घूम रहे हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं, नहीं। देखो, प्लेनेट मूव्स फास्टर, प्लेनेट तेज भागता है व्हेन इट इज नियर टू द सन। जब सन के पास है वो ग्रह, वो तेज भागेगा। एंड स्लोवर व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम सन। जब वो सन से दूर है तो वो स्लो चल रहा है, जब वो सन के पास है तो वो गोली की तरह भाग रहा है, जूम जाम, ऐसे समझो। देखो, दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ सर, ये तो तय हो गई बात, माना सूर्य भगवान यहां पर चमक रहे हैं, ठीक है, और ससरा ये कोई प्लेनेट है। तो यहां से निकलेगा जू, और यहां निकलेगा टुकुर 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 जू टुकुर 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 टुकुर। यहां पे बड़ी स्पीड तेज होगी, यहां पे जू जा निकल जाएगा एकदम, जब प्लेनेट एकदम सन के पास होगा। तो प्लेनेट डज नॉट, या प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। जब भैया सूर्य के पास है तो प्लैनेट भागेगा फास्ट, जब सूर्य से दूर है टुकड़ टुकड़ तब भागेगा प्लैनेट स्लोली। ये छोटी सी बात याद रखना। लेकिन नोट पॉइंट यह है दोस्तों, जो एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी यानी कि एरिया को कवर करने वाली वेलोसिटी। देखो, मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वो चेंज हो जाएगी, लेकिन एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। यानी कि हमारा सेकंड लॉ कहता है अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक प्लेनेट यहां पर था, सन यहां पर था, तो माना ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, ठीक है, पी जो प्लेनेट है वो पी से पी डैश पॉइंट पे गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसने कुछ, ये सूर्य था, ठीक है, यहाँ पे सन जी बैठे हैं, सन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ, तो टुकड़ टुकड़ टुकड़, ये देखो कुछ इसने एरिया कवर किया है, ठीक है, ये एरिया कवर किया, ठीक है। और जब ये दूर था, जब ये कहीं दूर था, ठीक है, जब ये कहीं दूर था तो ये पी डबल डैश से पी ट्रिपल डैश तक भागा। यानी कि इसने ये वाला एरिया कवर किया, टुकड़ 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 टुकड़, ये वाला एरिया कवर किया।
ठीक है, तो यहां तो तेज भागेगा दोस्तों, यहां क्या भागेगा, तेज। यहां तो वो प्लेनेट कैसे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, यहाँ पे प्लेनेट स्लो चल रहा है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तेज यहाँ पे फास्ट, ऐसा क्या है? तो देखो ध्यान से समझो, एक सेकंड में, एक सेकंड में, सिंपल भाषा में, जितना एरिया उसने उसने किसने, प्लेनेट ने, यार छोड़ो, उसने नहीं, प्लेनेट ने, ठीक है, एक सेकंड में जितना एरिया प्लेनेट ने पी से पी डैश में कवर किया, तो एक सेकंड में ही प्लेनेट सेम एरिया कवर करेगा पी डबल डैश से पी ट्रिपल डैश तक जाने में। अगर यहां पर P से P डैश एक सेकंड में 20 मीटर स्क्वायर कवर करता है एरिया, तो यहां पर भी एक सेकंड में P डबल डैश से P ट्रिपल डैश में जाने में 20 मीटर स्क्वायर ही कवर होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि सर कौन सा, ये तो ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है। दोस्तों जहां पर कम दिख रहा है वहां पर उसकी स्पीड भी तो हल्की है, और जहां पे ज्यादा दिख रहा है वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी भाग जाएगा, लेकिन एक सेकंड में भाग जाएगा, उतना एरिया कवर कर देगा। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये बात याद रखना है, ठीक है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो कहते हैं कि पी डैश का उतना ही एरिया, ध्यान से सुनना, उतना ही एरिया लेना है जितना पी डबल डैश और पी ट्रिपल डैश का लेंगे। यानी कि भैया ये तो बराबर समय पर बराबर एरिया कर रहा है, तो बराबर समय पर बराबर एरिया क्षेत्रफल करने को कहेंगे dA/dt, और ये हर वक्त कांस्टेंट होगा। और दिस इज द केपलर सेकंड लॉ। यानी कि पहले वाला एरिया T1 टाइम पे किया, दूसरा वाला एरिया T2 टाइम पे करे, तीसरा वाला एरिया T3 टाइम पे करे, लेकिन करेगा तो बराबर एरिया कवर, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। और दोस्तों इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर V1 स्पीड से भाग रहा है और यहां पर V2 स्पीड से भाग रहा है, तो ऑलवेज नोट पॉइंट इज दिस कि V1 हमेशा ज्यादा होगी V2 से। V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V2, यानी जब पास होगा तो तेज भाग रहा होगा, जब दूर होगा तो स्लो भाग रहा होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें थी हमारे सेकंड लॉ की। हालांकि इसका प्रूफ भी हम लोग करते हैं, लेकिन अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक चीज छोटी सी और बता देता हूं, आप याद रखेंगे, नोट। मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे कंजर्व्ड होगा, तो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो जाएगा वो फॉर्मूला बनेगा J/2m के बराबर, जहां पे J को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि गोल घूमने का जो मोमेंटम है वो तो कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो केपलर्स लॉ है, केपलर्स का सेकंड लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी बात कर रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। दोस्तों एक चीज छोटी सी याद रखना, ठीक है, वैसे मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैंने इसको कराया भी नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखना कि भैया वैसे ना जे जो होता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है mr² ओमेगा, ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब इस ओमेगा का मतलब क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, और कहीं कहीं पर इस डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट लिखा होगा। तो थीटा के ऊपर डॉट है, थीटा के ऊपर डबल डॉट है, तो एक डॉट का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और दो डॉट का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है।
ये छोटी मोटी सी चीजें याद रख लेना। तो इस चीज को ना कई बार आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऐसे चिपकाया हुआ मिले, ऐसे थीटा डॉट, तो घबराना मत कि ये डॉट क्या है। डॉट का मतलब होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी कि ओमेगा, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो ये कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, इसलिए हमने कहा कि क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। आज की कहानी समझो ना, देखो पूरी कहानी वही आ गई, हाँ या ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सर? एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स में जे कांस्टेंट होता है, इसलिए सारी की सारी चीजें चिपकी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां पर हमने केपलर्स के सेकंड लॉ में देख लिया कि डीए बाई डी टी, यानी कि जो एरियल वेलोसिटी है वो जे बाई टू एम के इक्वल होती है और वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, ज्यादा दिमाग लड़ाने वाली बातें नहीं है। एंड थर्ड भी आप लोगों ने पढ़ा है, थर्ड लॉ भी बहुत ही सरल लॉ है। थर्ड लॉ भी मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। ठीक है, अच्छा इससे ये ना, इससे वेरीफाई भी होता है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जे बाई टू एम से ये भी वेरीफाई होता है कि जो रेडियस फैक्टर होता है बेसिकली सन के लिए, वो इक्वल एरिया कवर कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, मैंने पीछे लिखी रखी, कोई नई कहानी नहीं लिखी। ठीक है, अच्छा सुनना मेरी बात। थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूं तो थर्ड लॉ बहुत ही आसान है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मैं सीधे सीधे बता देता हूं क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है, केपलर्स का थर्ड लॉ। तो केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर, देखो जो बताने वाला था ना वो फर्स्ट लॉ में सारा था, सेकंड और थर्ड लॉ तो थोड़ा मतलब बस जितना है उतना काम कर लेगा, इससे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, इसी से काम चल जाएगा। सो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, the square of time period of revolution of a planet is proportional to या is directly proportional to the cube of सेमी, ध्यान से सुनना दोस्तों, मेजर एक्सेस ऑफ ऑर्बिट। जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, ये हम लोगों ने पढ़ा है, सिंपल। सो जो टाइम का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के, यानी कि जितना समय लगेगा वो बेसिकली क्या होगा, वो ए क्यूब पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों सीधी सीधी बात है यारो, ये देखो ना, माना एक प्लेनेट यहां से सन यहां पे है, ठीक है, एक बेचारा इस इलिप्स में घूम रहा है, एक इस इलिप्स में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली भाई इसको ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी कम थी। ऐसे समझो ना, अरे ऐसे समझो कि सर ये एक इलिप्स है, सारे प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे, ये है सन, ठीक है, ये है सन, माना किसी फोकस पे, तो यहाँ पे प्लेनेट पहला घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसके चारों तरफ, है ना, यहाँ पे पहला घूम रहा था। ऐसे भाई सन तो यहीं पे है, अब दूसरे वाले का इलिप्टिकल ऑर्बिट दूर है, तीसरे का और दूर है, ऐसे धीरे धीरे नेपट्यून आएगा, यूरेनस आएगा, ऐसे ऐसे प्लेनेट के लिए क्या होता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, है ना। तभी तो कहते हैं कि मरकरी बहुत तेज घूम रहा है, ठीक है। फिर अर्थ का जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली इनके, क्यों, क्योंकि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे भैया टाइम भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये सिंपल सी बात है। तो दोस्तों ये थे तीन नियम, इसमें और कुछ इसमें है नहीं, केपलर्स के थर्ड लॉ पे ऐसा कुछ समझाने लायक, तो आपको ये याद रखना है। हालांकि वो यहीं से बनती है पर डेरिवेशन है बहुत लंबी, इससे होती है, इससे डी ए बाई डी टी इजिकल टू जे बाई टू एम है ना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है जीरो से टी तक, क्योंकि देखो टी दिख रहा है तुम्हें, तो हम जीरो से लेकर टाइम तक का इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड फिर सारी कहानी लगाएंगे, फिर सैमर मेजर एक्सिस ऑक्सिस लगाने के बाद फिर हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। पर इतना करना नहीं है, हमें इतनी देने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स। सो ये थे तीन नियम केपलर के, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, जो हमने जाना। ठीक है, ये छोटी छोटी कहानी आपको याद रखनी है। तो इसको लॉ ऑफ पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि टाइम की बात हो रही है, तो लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, आओ इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का एक न्यूमेरिकल हम इस पे निपटाएंगे एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, एक सेकंड, हाँ मैं देख लूं न्यूमेरिकल, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है सच ऐसे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ
रिवॉल्यूशन ऑफ नेपट्यून, नेपट्यून का निकालना पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राउंड द सन given that the diameter of the orbit is 30 times the diameter of Earth's orbit round the sun। ठीक है, ये हमें दे दिया। आपसे पूछा बोथ ऑर्बिट्स बीइंग एज्यूम्ड टू बी सर्कुलर। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों ऑर्बिट सर्कुलर हैं। बीइंग एज्यूम्ड टू बी सर्कुलर, तो ये सर्कुलर मानना है। ठीक है, हमने और इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ नेपट्यून राउंड द सन गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट इज 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट राउंड द सन। ठीक है, तो हमें दे दिया भाई साहब कि मान लिया कि ये प्लेनेट है, ठीक है, और उसने बोला पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि भैया नेपट्यून जो है वो A1 समय पर घूम रहा है। ठीक है, अर्थ जो है A2 समय पर, या A2 डिस्टेंस है इसका सन से। ठीक है, तो हमने अलग अलग कुछ नहीं करना, हमने डायमीटर मान लिया। तो कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द नेपट्यून राउंड द सन गिवन दैट द डायमीटर ऑफ ऑर्बिट इज 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो देखो अर्थ का डायमीटर ये है माना A1, नेपट्यून का डायमीटर है A2, और A2 बट जो है वो 30 गुना है A1 के। यही बोला उसने? नहीं, सॉरी, हाँ सही लिखा मैंने। A2 जो है वो 30 गुना है A1 के। अब ठीक है भाई, जो डायमीटर नेपट्यून का लग रहा था वो 30 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो हमने अर्थ का डायमीटर मान लिया A, ये अर्थ की कंडीशन है, ये नेपट्यून की कंडीशन है। तो A1 का 30 गुना, अगर A1 की वैल्यू 10 थी तो इसका डायमीटर 300 है। ऑब्वियसली डायमीटर से इसे भी समझ सकते हैं, नेपट्यून दूरी है सन से, है ना। 30 गुना है, 30 गुना। तो अगर ये A1 था तो इसका हो जाएगा A2 बराबर 38 A1, यानी कि A2 अपॉन A1 की वैल्यू दे दी हमें 30। ये हम लिख देते हैं साइड। अब हमें एक चीज पता है दोस्तों कि जो पृथ्वी को घूमने में लग रहा होगा, देखो डायमीटर का आधा करो तो रेडियस का भी आधा वही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो पृथ्वी को घूमने में समय लगता है वो पूरा चक्कर यहां से यहां पहुंचने में वो लगता है T1, और जो नेपट्यून को घूमने में लगता है इसको लगता है T2 टाइम। सो T1 और T2 वो समय है जो नेपट्यून और सॉरी अर्थ और नेपट्यून को घूमने में लगते हैं। तो अर्थ का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अर्थ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि पृथ्वी के घूमने में कितना समय लगता है, तो वो लगाता रहा T1, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 1 साल, 1 ईयर। भाई हमारी पृथ्वी को 1 ईयर ही तो लगता है। ठीक है, और हमने नेपट्यून का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मान लिया T2, अपने को वही निकालना है। सो नेपट्यून पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, नेपट्यून पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो है T2। बस कुछ नहीं करना, अपने के पास लॉ है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। सो T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कोई कांस्टेंट आएगा A1 का क्यूब, और T2 का आएगा हमारे पास T2 का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ A2 का क्यूब। कुछ नहीं करना, हमारे पास क्या है देखो, A2 अपॉन A1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो, और अपने को डिवाइड करके दे दो सेकंड बाय फर्स्ट। तो ये आएगा T2 का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर, के X2 का क्यूब, के A1 का क्यूब, के ने के का सर फोड़ दिया, आ गया आंसर। अब हमारे पास सर कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना, यहाँ पे दे दिया हमारे पास T2 का स्क्वायर, नीचे आएगा T1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो A2 अपॉन A1। तो मैथ्स कहती है इसको हम A2 अपॉन A1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। A2 का मतलब दे रखा है 30 का क्यूब।
30 का क्यूब दे ही रखा है अपने को, बस खत्म कहानी। तो T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा 30 का क्यूब, और जब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो ये बन जाएगा लाइक दिस, यानी कि रूट के अंदर 30 इंटू 30 इंटू 30। अब दोस्तों T1 का मान कितना है, 1 साल ऑब्वियसली, तो जो भी आंसर आएगा हमारा सालों में आ जाएगा, और T1 की वैल्यू 365 लोगे तो दिन में आ जाएगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपको दिन दे रखे हैं या क्या। मैं तो कहूंगा पहले इसको सॉल्व कर लेना, बाद में मल्टीप्लाई करना। 365 से अगर दिन दे रखे और नहीं दे रखे तो सिंपल एक ईयर लगाओ ना, खत्म कहानी। तो T2 अपॉन 1, क्योंकि T1 की वैल्यू 1 ईयर है, इज इक्वल टू रूट 30 इंटू 30, क्योंकि एक पेयर बाहर आ जाएगा। और रूट 30 जो बेसिकली आप देखोगे तो रूट 30 किसके इक्वल होता है, 5 पंजे 25 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा। इसका आंसर नियरली 165 डेज के बराबर आ जाएगा, या 164 पॉइंट कुछ दिन के बराबर आ जाएगा। 164.3 साल, सॉरी, ठीक है, जिसको हम 165 साल कह देंगे। तो इतना टाइम लग जाएगा नेपट्यून को उसके चक्कर काटने में। तो आपको आराम से इस इक्वेशंस को करना है, और बेसिकली इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ऐसे छुटुर पुटुर रॉ न्यूमेरिकल हम करते रहेंगे, साथ साथ हम अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहेंगे। आज हमने केपलर लॉ पढ़ लिया, कल हमारा ग्रेविटी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। सो कल हमारी यूनिट 2 जो ग्रेविटी है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट फटाफट हम लोगों ने ये कर लेना है। आप लोगों ने करना कुछ नहीं, आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मैं आपको A to Z सारी की सारी प्रिसाइज चीजें बता रहा हूं। सारी की सारी प्रिसाइज चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जो जो चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलता हूं आपसे कल सुबह 7 बजे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद।